उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ को लेकर के तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही, लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर सामने आई। बड़ी खबर यह है कि क्या जगदीप धनखड़ के ऊपर गाज यशवंत वर्मा जो कि जस्टिस हैं उनकी वजह से गिरी है? क्या उनसे इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों का बहाना बना करके इसलिए लिया गया है क्योंकि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के मामले में जल्दबाजी दिखा रहे थे और उन्होंने विपक्ष के कहने पर विपक्ष की मांग को मानते हुए बाकायदा यशवंत वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया को तेज कर रहे थे और लगातार सांसदों से साइन करा रहे थे। दरअसल ये अपडेट ऐसे में सबसे बड़ी बात और सवाल भी खड़ा कर रहा है क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की जो प्रक्रिया में तेजी आई थी उसमें जगदीप धनखड़ का बड़ा हाथ है और सूत्र बता रहे हैं कि हो न हो इसी वजह से यशवंत वर्मा का न सिर्फ नाम तो नहीं लिया गया लेकिन जगदीप धनखड़ को हटाने के पीछे यही नाम सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में रहते हुए वर्मा के आवास से भारी मात्रा में कैश मिला था, करप्शन का उन पर बड़ा दाग लगा था, लेकिन जस्टिस वर्मा लगातार इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। ऐसे में यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए। मानसून सत्र से पहले सोमवार को लोकसभा में सरकार के द्वारा जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। सत्ता पक्ष के 192 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव लाया गया जिसमें 63 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर समर्थन देते हुए सिग्नेचर किए। जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार थे, लेकिन अब असल लड़ाई क्रेडिट लेने की थी। दरअसल राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार की रात को करीब 9 बजे के आसपास इस्तीफा दे दिया, लेकिन उससे पहले सदन में उन्होंने विपक्ष के प्रस्ताव को नोटिस में ले लिया। अब इस्तीफा देने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल है, क्या राज्यसभा में लाए गए प्रस्ताव से बात बिगड़ गई थी? क्या राज्यसभा में लाए गए प्रस्ताव से अब जस्टिस वर्मा को लेकर के जो जल्दबाजी थी क्या वो टल जाएगी? दरअसल जज को अपने पद से हटाने के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें महाभियोग ऑप्शन में है। जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव का पहला नियम है कि लोकसभा के 100, राज्यसभा के 50 सांसदों को प्रस्ताव आना चाहिए जिसमें सिग्नेचर होने चाहिए। लोकसभा में अलग प्रक्रिया चल रही थी, वहां पर सत्ता पक्ष के लोग साइन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में हुआ यूं कि विपक्ष की मांग को मानते हुए जगदीप धनखड़ ने उनसे सिग्नेचर कराने शुरू कर दिए और उनका समर्थन ले लिया, यानी उनके प्रस्ताव को मंजूर कर लिया था। क्या यही बात खटक गई सरकार को और उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? क्या नाराजगी बढ़ गई थी? दरअसल सांसदों के हस्ताक्षर करने के बाद महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन के पास दिया जाता है। महाभियोग या तो लोकसभा में चलेगा या फिर राज्यसभा में। जस्टिस वर्मा को हटाने के मामले में सरकार ने लोकसभा में प्रस्ताव दिया तो राज्यसभा में विपक्ष लेकर के आई। जस्टिस वर्मा को हटाने से जुड़े हुए लोकसभा अध्यक्ष को सौंपे गए नोटिस पर राहुल गांधी से लेकर के बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर समेत 152 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। वहीं राज्यसभा में विपक्ष प्रस्ताव लेकर आया जिसमें 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। अब धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये माना जा रहा है कि यह जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के बाद सोमवार को जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, क्या अब वो अटक सकता है? हालांकि मानसून सत्र से पहले दिन ही जिस तरह से विपक्ष के प्रस्ताव को सिर्फ संज्ञान में लिया गया है और उस पर आगे का फैसला के लिए मंगलवार का दिन तय था, लेकिन उससे पहले ही उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया गया है और जिसे अब स्वीकार भी कर लिया गया है। क्या जस्टिस यशवंत वर्मा अब बच जाएंगे? लेकिन इसमें प्रावधान आगे भी है। दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद अब फैसला लेने की जिम्मेदारी राज्यसभा के उपसभापति के ऊपर आ जाती है। राज्यसभा उपसभापति मौजूदा वक्त में हरिवंश नारायण सिंह हैं, जिन पर यह निर्भर करेगा कि वो विपक्ष की तरफ से लाए गए वर्मा को हटाए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या नहीं, ये स्पष्ट हो जाएगा। संविधान में कहा गया है कि अगर एक ही दिन सदन के दोनों सदनों में प्रस्ताव लाया गया है तो फिर दोनों सदनों के सभापति बैठकर 3 सदस्यीय कमेटी गठित करते हैं
और उसके बाद फैसला लिया जाता है। अब स्पीकर और उपसभापति के पाले में गेंद चली गई है। दरअसल न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के मुताबिक कोई भी प्रस्ताव दोनों सदन एक ही दिन पेश किए जाते हैं तो उसके लिए प्रक्रिया अलग होती है। ऐसे में अगर कोई प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग तिथियों में प्रस्तुत किया जाता है तो जो प्रस्ताव पहले सदन में प्रस्तुत किया जाता है उस पर ही विचार किया जाता है और दूसरा प्रस्ताव गैर अधिकार क्षेत्रीय हो जाता है, यानी उसमें अधिकार खत्म हो जाता है। ऐसे में प्रस्ताव सिर्फ एक सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है तो उस सदन के पीठासीन अधिकारी को प्रस्ताव पर विचार करने और उसे स्वीकार या फिर अस्वीकार करने का अधिकार होता है। लेकिन यहाँ दोनों सदनों में इसे स्वीकार कर लिया गया और बात यहीं से बिगड़ गई, यानी लोकसभा और राज्यसभा में कोई तालमेल नहीं था। अगर सत्ता पक्ष खुद इसको लेकर के आ रहा था तो राज्यसभा में विपक्ष के द्वारा लाए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे में विपक्ष को इसका क्रेडिट चला जाएगा, क्या यही बात खटक रही थी। दरअसल जस्टिस वर्मा के मामले में एक ही दिन संसद के दोनों ही सदनों में प्रस्ताव लाए गए। लोकसभा में सरकार लाई तो राज्यसभा में विपक्ष लेकर के आई, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। संसद के दोनों ही सदनों में एक ही दिन में ये दोनों चीजें हुई हैं। अब ऐसे में कोई समिति गठित नहीं की जाएगी जब तक कि प्रस्ताव दोनों सदनों में स्पीकर स्वीकार न कर ले। जहां तक ऐसा प्रस्ताव दोनों सदनों में स्वीकार लिया गया हो जहां जांच समिति का गठन संयुक्त रूप से गठित की जाती, यानी अब एक समिति बनेगी और उसके आधार पर फैसला होगा। जस्टिस वर्मा के मामले में अगर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह विपक्ष के लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के, यानी अब तो राज्यसभा में उपसभापति हैं और लोकसभा में स्पीकर हैं, ऐसे में दोनों मिलकर के एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे और इस तरह वर्मा को हटाने वाले प्रस्ताव पर फैसला ओम बिरला और हरिवंश सिंह को ही करना होगा। अगर उपसभापति हरिवंश सिंह राज्यसभा में लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो ओम बिरला अगर इसे कर लेते हैं तो 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी जाएगी। 3 सदस्यीय टीम का गठन होगा और जस्टिस वर्मा को हटाए जाने वाले प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा को स्वीकार कर लिया जाएगा तो उसके बाद संयुक्त कमेटी बनेगी। लेकिन अगर सिर्फ लोकसभा में इसे स्वीकार किया गया तो फिर वही 3 सदस्यों की एक कमेटी को बनाएंगे जिसके एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, दूसरे हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस और एक न्यायविद को इस कमेटी में रखा जाएगा और 3 सदस्यीय कमेटी 3 महीने के अंदर जांच करेगी और इस समिति में अगर ये पाया गया कि आरोप पुख्ता हैं या फिर बेबुनियाद हैं तो मामला खत्म, नहीं तो जांच में लाए गए आरोपों पर संसद में बहस होगी और इस प्रक्रिया को आरोपी जज को सफाई देने का मौका भी मिलता है। नियम ये भी है कि जिस संसद सत्र में प्रस्ताव पेश किया गया हो उसी में फैसला हो जाना चाहिए। अब एक बात और है कि कमेटी अगर जांच में पाती है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव भी पास कराने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है। भारतीय संसद में लोकसभा के 543 सांसदों में नंबर करीब 362 का बनता है। ऐसे में जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पास होना होगा तो कम से कम 362 सांसदों की मंजूरी जरूरी होगी। अगर महाभियोग राज्यसभा में आया तो 245 में से कम 163 सांसदों की मंजूरी चाहिए ही होगी। हालांकि इससे पहले भी करीब 6 बार महाभियोग लाया गया है लेकिन कभी किसी को हटाया नहीं गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.